नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। उत्तराखंड राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। पुष्कर धामी सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर दी है, जो इस कानून का एक ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी, जिसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल ये अब कि आखिर क्यों इसकी जरूरत है। तो बता दें कि कानून की नजर में सब एक समान होते हैं, जाति से परे, धर्म से परे और इस बात से भी परे कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। कानून सबके लिए एक ही है, शादी, तलाक, एडॉप्शंस, उत्तराधिकारी, विरासत। लेकिन सबसे बड़ा लैंगिक समानता वो कारण है जिस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। लेकिन विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव दृष्टि पत्र जारी होने के बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। उन्होंने भाजपा की सत्ता में वापसी आने के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता के मामले में निर्णय लेने का ऐलान भी किया था। सत्ता में आने के बाद पहली ही कैबिनेट की बैठक में समान नागरिक संहिता के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया गया। बीते रोज अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी के आदेश पर समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई। समान नागरिक संहिता के परीक्षण और इसे लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को राज्यपाल ने भी मंजूरी प्रदान की है। अपर सचिव गृह रिद्धिमा अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की संस्कृति पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पीएम मोदी के विजन का राज्य में स्थापित करने का काम किया जाएगा। इस कानून के तहत सभी नागरिक आएंगे और सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। यहाँ पर सब प्रकार से सब लोगों के लिए, जो भी उत्तराखंड के अंदर रहेगा उसके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। नई सरकार के गठन होते ही हमने फैसला ले लिया है, हमने निर्णय कर दिया है कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और इसको लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद पहला राज्य है। धामी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक पर विपक्ष अब भी सवाल खड़े कर रहा है, जबकि भाजपा संगठन धामी सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का इस सरकार का ये कदम सराहनीय है, स्वागत योग्य है और फूक के सरकार कदम रख रही है। कोई किसी को बोलने का, निक्ता चुनी करने का अवसर नहीं देना चाहती, इसलिए ठोक बजाकर सरकार अपने आप निर्णय नहीं ले रही है। सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें मेंबर्स बनाए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर संविधान को पढ़ के अध्ययन करके फिर जो है यूनिफॉर्म सिविल। मुख्यमंत्री धामी को इस बात का पता सरकार गठन के बाद लगा कि कितनी टेढ़ी खीर है यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन करना। 3 महीने बाद तो अब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हो पाया है और टाइमिंग देखिए, चंपावत उपचुनाव में क्योंकि इस विषय को फिर से उठाना था तो ड्राफ्टिंग कमेटी का ही गठन कर दिया और आनन फानन में लिया गया फैसला ये लगता है। और अभी एक लंबी लड़ाई है, ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है, क्या वो ड्राफ्ट करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो केंद्र का विषय है उसमें हाथ तो पुष्कर सिंह धामी ने डाल दिया लेकिन हाथ कहीं जल न जाए। विशेषज्ञ समिति उत्तराखंड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों की व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों का अध्ययन व जांच करेगी। उसमें जरूरी संशोधन पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकारी से संबंधित लागू कानून, विरासत, गोद लेने और देखभाल और संरक्षकता आदि का परीक्षण करेगी। इस बीच क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा चंपावत उपचुनाव में बीजेपी को मिलेगा? इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंत्रा की रिपोर्ट।
चंपावत उपचुनाव की लड़ाई सिविल कोर्ट पर आई, ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर सिविल कोर्ट को लेकर एक राय क्यों नहीं है, क्यों ऐतराज किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और क्यों सरकार को इतनी हड़बड़ी है। क्या वाकई में हड़बड़ी है या सरकार ने क्योंकि पहले कह दिया था और उसके बाद सरकार आई, बैठक में निर्णय लिया गया, फिर कमेटी गठित की गई, तो सरकार सोच समझ कर, जैसे कि उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं, फूंक फूंक कर कदम रख रही है, सबका साथ सबके विकास की सोच रही है। क्या वाकई सोच है? उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए खुद हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं बीजेपी की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब, स्वागत है आपका। गरिमा दसौनी जी भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ, उनकी बात भी आप लोग सुन रहे थे कि वो क्या कुछ कह रही थी, अब खुद अपनी बात यहां पर हमारे मंच में रखेंगे। और इसके साथ प्रदेश प्रवक्ता आपके रविंद्र सिंह आनंद जी जुड़ गए। आनंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ क्योंकि गरिमा जी की बात हमने सुनाई थी अपनी रिपोर्ट में और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी थी। अब आपसे ही, क्या जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हर जगह हम समानता की बात करते हैं, अगर यहाँ पर एक कानून आ रहा है तो सही नहीं हो रहा? देखिए, कोई भी कार्य जो समाज के लिए किया जाए उसमें कोई बुराई नहीं है, और सिविल कोड की जो बात है हमने इस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार द्वारा पूर्व में भी बहुत सारी चीजों पर सिर्फ बातें की गई, काम नहीं किया गया। धरातल पर काम नहीं होता है, घोषणाएं हो जाती हैं और जरूरत है इस पर काम करने की। और मैं आज अखबार में भी पढ़ रहा था कि इस पर कोई कमेटी भी बनाई गई है जी। तो देखिए, इस पर हमारा सीधा ये कहना है कि अगर सिर्फ चंपावत चुनाव का लाभ लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बयानबाजी कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय होगा, लेकिन अगर प्रदेश की भलाई के लिए सिविल कोड, क्योंकि सबको एक समान समझना ही उचित होगा और उसके लिए अगर काम करते हैं तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, हमारा काम है सरकार के कामों पर नजर रखना, और यदि कोई काम सिर्फ घोषणा हो रही है, काम नहीं हो रहा है, तो उसको याद दिलाना। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से रजनी जी, देवेंद्र भसीन जी हमारे सामने हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि और ये घोषणा सिर्फ घोषणा न रह जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है सिर्फ चुनाव में घोषणा कर दी जाती हैं लेकिन बाद में उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें पूर्व में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कही और पूरी ना हो सकी, आज तक भी भाजपा की सरकार उसे ठीक है, आप चाह रहे हैं जल्द से जल्द पूरा हो जाए, आपकी मंशा यही बता रही है कि आप इसके साथ हैं। ठीक है, डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब, रिपोर्ट में आपने सुना, अब ये कहा जा रहा है भैया केंद्र का मैटर है, आप इसमें हाथ डाल रहे हैं, कहीं हाथ ना जल जाएं आपके। और ऊपर से अभी आपने आपकी बात भी सुन ली है, वो चुनाव को कह रहे हैं कि ये चंपावत के उपचुनाव को लेकर कहीं जल्दबाजी में तो नहीं ये सब कुछ हो रहा है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विधानसभा चुनाव से पहले ये वादा किया था और उस समय चंपावत का स्पष्ट पैदा नहीं होता था, तो उस चुनाव से पहले हमने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी ने की थी, और अब हम उसको जो कहा था उसको कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसको कार्यान्वित किया जा रहा है, एक बात। दूसरा, चुनाव में सरकार जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो धामी जी के नेतृत्व में बनी, उसकी पहली कैबिनेट बैठक में इसका निर्णय लिया गया, सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि समान आचार संहिता जो है उसको लागू किया जाएगा और उसके लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाएगी। तो वो कदम भी उस समय उठाया गया जब चंपावत चुनाव नहीं था। अब उसी के क्रम में ये चंपावत चुनाव से पहले संयोग की बात हो सकती है, लेकिन उसी क्रम में पहले घोषणा, उसका कार्यान्वयन का निर्णय और अब कमेटी का गठन, ये क्रम से चल रही चीजें हैं जिसका चंपावत से कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि चंपावत में तो भारतीय जनता पार्टी जीती रही है, कांग्रेस तो वहां से मैदान पहले ही छोड़ चुकी है, तो इसलिए इस घोषणा का चंपावत से कोई लेना देना नहीं है। ये जो मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले कहा था, विधानसभा चुनाव से जो पहले कहा था, उसको हम कार्यान्वित कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो कहते हैं केंद्र की बात कहते हैं, तो कृपया अगर वो संविधान का अध्ययन करके और होमवर्क करके बात करते तो बहुत अच्छा होता। पहली बात तो है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर समान नागरिक संहिता का निर्देश दिया गया है कि राज्य इस बारे में कार्रवाई करें। उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के भी इस बारे में निर्देश हैं, और जो केंद्र की बात कर रहे थे तो उनको कृपया करके गोवा का दृष्टिकोण लेना चाहिए। गोवा में तो पहले से ये समान नागरिक संहिता का कानून है, तो जब हाँ गोवा में हो सकता है, उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता, और किसी प्रकार की रुकावट भी नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि हमारे कांग्रेस के मित्र, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ
अभी आनंद जी ने तो बहुत ईमानदारी से बात कह दी कि वे इस समान नागरिक संहिता के पक्ष में है। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न है, क्या पहले ये बताए कोई नुक्ताचीनी करने से पहले, क्या वे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के पक्ष में है या नहीं है? वे बात ज्यादा शुरू होती है, अगर पक्ष में नहीं है तो ठीक है और है तो ठीक है, लेकिन पहले अपनी स्थिति तो स्पष्ट करिए। अनर्गल बात करके और केवल भ्रम पैदा करने की जो पुरानी इनकी नीति है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, गरिमा जी खुद मौजूद है हमारे साथ। हाँ। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो बार बार ये मुद्दे उठाते हैं, हमारी सरकार की विजय के समय में भी ये लोगों ने ये मुद्दे उठाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, हमारे कामकाज पर, हमारी दृष्टि पत्र पर विश्वास करते हुए प्रदेश की जनता ने अभी हाल ही के चुनाव में उस पर मोहर लगाई है और हमें 2/3 बहुमत से जिताते हुए कांग्रेस को नकार दिया है। तो उन सब बातों का तो समाधान हो चुका, वो सब बातें जनता ने जो हमारी स्वीकार कर ली है। आप ये कह रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और वो हम करके दिखा भी रहे हैं। गरिमा दसौनी जी, अब इनके कई सवाल भी हैं और उसमें एक सवाल ये भी कि सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है भी कांग्रेस या नहीं है, या नुक्ताचीनी बस यूं ही कर रही है? जब गोवा में हो सकता है तो उत्तराखंड में लागू क्यों नहीं हो सकता है? क्यों ऐतराज? आप दोनों मुझे उसी नेता के साथ देखिए, जहाँ तक विपक्ष के बयानों का सवाल है, विपक्ष के बयानों को हर वक्त विरोध की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। विपक्ष इनके जुमलों से, क्योंकि जुमले इस तरह से समान या इसकी नागरिक जी की ही बात होते हैं, जनता कर सकती हूँ कि जिस को नकार जा, जनता को पसंद ना आई हो ये बात, क्योंकि सारा देश विविधताओं में सिविल कोड लागू होगा। अब 8% जो शासन कर रहे हैं भाजपा के, कई राज्य में भाजपा की सरकारें हैं, उन लोगों ने इसमें अटक डालने की हिम्मत नहीं खाई, क्योंकि ये थोड़ी सी तेजी है। तो ये भाजपा इनकी कथनी और करनी में ठीक है। गरिमा जी, आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं दूसरे गेस्ट के पास जा रही हूँ। ठीक है मैम, थोड़ी देर में आऊंगी लौट के आपके पास, उसके बाद कोशिश करेंगे ये जो ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करने की। मात्र 1 मिनट हो रहा है बोलते हुए, मात्र 1 मिनट बोला है मैंने अभी, और भसीन साहब ने 4 मिनट। गरिमा जी, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, लेकिन मैम आपकी ऑडियो ठीक से नहीं आ पा रही। अगर आप बात रखना चाहती हैं तो मैं आपको 3 या 4 मिनट दूंगी, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि आपकी बात भसीम तक जानी चाहिए या फिर अन्य लोगों के पास जानी, इसीलिए मैं कह रही हूँ। आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। चल, गरिमा जी की ऑडियो थोड़ा सा ठीक नहीं आ रही, कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। और हमारी ये है कि भाई वक्त पूरी बात करने का मिले, ऐसा नहीं है कि हमारा ऐसा है कि इनको ज्यादा देना उनको ज्यादा, उस विचारधारा से मत सोचिए। जो मुद्दा है उस पर बहस होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। देवेंद्र भसीन साहब, विपक्ष जब बार बार इस तरीके के सवाल उठाता है और आप कहते हैं ये तो संयोग है, चुनाव के पहले उपचुनाव आ गए हैं और उस इत्तेफाक है कि वो संबोधन था, वो मंच था और वो सब कुछ हुआ, जबकि विपक्ष ये कह रहा है ये जैसे कि अभी आपकी भी बात सुनी आपने, गरिमा जी की अगर नहीं सुन पाए तो आपकी बात तो सुनी ना, उन्होंने तो कहा कि ये चुनाव को लेकर हो रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है और बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये चंपावत चुनाव से पहले की घोषणा नहीं है, ये हमारे विधानसभा चुनाव से पहले की घोषणा है और हम जो कार्य कर रहे हैं वो अपनी घोषणा के कार्यान्वयन के क्रम में कर रहे हैं। पहले हमने चुनाव से पहले जनता को वादा किया कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता को लाएंगे। चुनाव में जीतने के बाद, जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद, हमारी पहली कैबिनेट बैठक में धामी जी ने इसको पारित करा अपनी कैबिनेट में सर्वसम्मति से कि हम बहुत शीघ्र इस पर कार्रवाई करते हैं और एक
हाई पावर कमेटी बनाएंगे और अब उस कमेटी का गठन भी कर दिया गया। ये तो एक पूरा क्रम है, पूरा एक सीक्वेंस है जो कि धीरे धीरे हम समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक संवैधानिक विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो उस विषय पर बहुत विचार विमर्श के बाद काम कर रहा है। और आपने देखा होगा कि जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी है उसके अंतर्गत 2 पूर्व न्यायाधीश हैं, एक समाज सेवी हैं, एक पूर्व प्रशासक हैं, एक शिक्षाविद हैं। तो इतनी गरिमामय और महत्वपूर्ण कमेटी बनाई गई है। ठीक है, ये कमेटी, हाँ, कमेटी ड्राफ्ट तैयार करेगी, उसके बाद ही सामने आएगा और लागू हो पाता है कि नहीं। हालांकि आप लोग की कोशिश है और होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए। समानता की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर सामान क्यों नहीं? आधुनिक वक्त की बात करें या फिर अगर बाकी देशों की बात करें तो ऐसे कितने देश हैं जो ये लागू कर रहे हैं? हाँ गरिमा जी, अपनी बात करिए पूरी। देखिए, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आप कह रही हैं, हमें तो अंदेशा है कि इसका वही हश्र ना हो जो बिना होमवर्क, बिना तैयारी के 3 कृषि कानून लाद दिए गए इस देश के ऊपर, और लादे भी भाजपा ने और थूक कर चाटा भी भाजपा ने। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो फिर बारी आती है देवस्थानम बोर्ड की, कि उसको लादा भी भाजपा ने और फिर उसको वापस भी भाजपा के ही नेता ने लिया। त्रिवेंद्र रावत जी लाए देवस्थानम बोर्ड और पुष्कर सिंह धामी जी ने वापस ले लिया। तो कहने का मतलब है कि ड्राफ्टिंग देवस्थानम बोर्ड की नहीं हुई थी क्या? ड्राफ्टिंग कृषि कानूनों की नहीं हुई थी क्या? सबकी बड़ी खूबसूरत ड्राफ्टिंग हुई थी और लागू भी भाजपा के नेताओं ने किया। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि किस तरह से उसको वापस ले लिया गया। तो हम तो यही कह रहे हैं कि जल्दबाजी में धामी जी ने ये घोषणा कर दी चुनाव से पहले, फिर 3 महीने का समय खा गए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने में, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी अब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन में कितना वक्त लगेगा। तो ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। हमारे बयान को विरोध के रूप में ना देखिए, हमारे बयान को इस रूप में देखिए कि समान अवसर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सरकार करती है, समान अवसर होने चाहिए थे रोजगार के लिए। है क्या इनके कार्यकाल में रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए? यानी गरिमा जी आप पक्ष में हैं इसके, लेकिन आप उनकी मंशा पर सवाल उठा रही हैं। मंशा पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती। मुझे इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी को हार का मुंह देखना पड़ा खटीमा से। और अरे वो कह रहे हैं ना कि देखिए हमने चुनाव के पहले ऐलान किया दृष्टि पत्र में, उसके बाद पहली बैठक में ही हमने फैसला ले लिया, अब कमेटी भी बन रही। हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं। मैंने तो आपको तथ्यों के साथ बताया मैडम कि देवस्थानम बोर्ड, जिला विकास प्राधिकरण और कृषि कानून भी तो यही लाए थे ना। जीएसटी भी यही लाए थे जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों संशोधन हो गए आज तक। नोटबंदी भी ये लाए थे जिसमें एक भी नतीजा वो नहीं निकला जो मोदी जी ने कहा था। 2 करोड़ नौकरियां नहीं आई, 15 लाख नहीं आए, काला धन वापस नहीं आया, जबकि 3 गुना बढ़ गया स्विस बैंकों में। क्या आपने इस देश को दिया? मैं प्रदेश पर आती हूँ मैडम। शिक्षा का समान अवसर होना चाहिए था। जोशीमठ में राजीव नवोदय विद्यालय बंद करने जा रही है सरकार, तो आज सारे बच्चों ने विरोध स्वरूप तहसील में पढ़ाई करी है, तहसील परिसर में बैठ के पढ़ाई करी है। कितनी शर्मसार होने वाली बात है। सस्ता राशन चुनाव आने से पहले सबको बांटेंगे कहा गया था और उसी के चलते ये चुनाव जीते। सस्ता राशन एक मुख्य कारण था। 25 किलो राशन जो ये घर घर पहुंचा रहे थे, मोदी जी कर रहे थे कि देखिए मोदी जी आपको कोरोना काल में इतनी सहायता कर रहे हैं, 25 किलो राशन दे रहे हैं। और हो ना हो ये 47 का प्रचंड बहुमत इनको सस्ते राशन की वजह से मिला। लेकिन आज जब सत्ता मिल गई तो दूध में से बाहर कर दिया। अब उसमें पात्र और अपात्र और ये और वो दुनिया भर के इन्होंने उसमें टेक्निकलिटीज लगा दी। अब आप उस बच्चे की सोचिए जो संविदा कर्मी है। इन्होंने कहा 15,000 से ज्यादा आय वाले को सस्ता राशन नहीं मिलेगा या उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा। उस बच्चे का क्या जिसको 15,200 रुपया तनख्वाह मिलती है संविदा कर्मी को? ठीक है, वो मुद्दा उठाएंगे जरूर गरिमा जी, क्योंकि चुनाव का मौका है, चुनाव को लेकर ही लोग इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं, जल्दबाजी में हो रहा है। ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं। हाँ ठीक है। वसीम साहब, ये कोई ब्लैक फुट पर आने का मामला तो नहीं हो जाएगा? कृषि कानून का मसला हुआ, देवस्थानम बोर्ड हुआ, नहीं ये वादा करिए देश की जनता से कि जैसे देवस्थानम बोर्ड को कृषि कानून को थूक कर चाटा था वैसे नहीं यूज लेंगे। जैसे सरकार पहले करते रही है और जनता ने इनको नकार दिया। जनता इनकी सारी चुनाव कथाओं पर जो है कथाओं को नकार चुकी है। रावत की बात करते हैं आपके नेता। मेरा प्रश्न यही है आपके माध्यम से, कृपया जो डिबेट का विषय है, आप गारंटी देती है
क्या ये उसके पक्ष में है या नहीं है? ये भ्रम पैदा करते हैं, ये केवल जनता को धोखे में डालने की बात करते हैं। ठीक है। और यही कारण है कि जनता ठीक है, रविंद्र जी मैं आऊंगी, थोड़ा जवाब दे देते हैं। अब इसमें भी जो है, इसमें भी वही बात कर रही है, जो बातें चुनाव से पहले निपट चुकी हैं, आप उनको दोहरा करके अपनी बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आप कॉमन सिविल कोड को मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप गोल-मोल क्यों बोल रहे हैं? आप गोल-मोल बातें मत करिए ना, आप सीधा हाँ या ना बोलिए। आप हाँ या ना बोलिए, आप हाँ या ना बोलिए, आप हाँ या ना बोलिए। कॉमन सिविल कोड को मानती है या नहीं मानती है? कांग्रेस को क्यों धोखा देती है? आपको जनता ने बाहर कर दिया, घोटाले की सीबीआई जांच होगी, हुई क्या? ठीक है, आपके प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद जी, क्या ध्रुवीकरण की राजनीति के बीच सब कुछ हो रहा है? किसी को किसी का फायदा नहीं दिख रहा है, किसी को उसमें खूबी नहीं दिख रही, सिर्फ खामी नजर आ रही है। गरिमा जी, वसीम साहब कह रहे हैं गरिमा नाम है तो गरिमा का ख्याल रखिए। और अब रविंद्र सिंह जी बोलना चाहते हैं और वो चाह रहे हैं कि जब आप शांत हो जाए तो कम से कम वो अपनी बात तो रख सके, वो भी विपक्षी है। तब होती है जब ये भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का मार फरोख्त कर रही होती है जनता को। गरिमा को तोड़ दिया इन्होंने, फिर गरिमा को तोड़ दिया। देखिए आपका नाम है तो वो बार बार ये कह रहे हैं, ठीक है, गरिमा जी बनाए रखेंगी। रविंद्र सिंह आनंद जी, चलिए आपको बोलने का मौका देते हैं। सर अपनी बात पूरी करिए गोभी का कुत्ता कहा था प्लीज 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 प्लीज। सभ्यता शिष्टाचार वाली भाषा बोलिए, क्योंकि ये डिबेट जब होती है घरों में लोग सुनते हैं तो फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होगा तो क्या छवि बनेगी? मैडम मुझे उस दल से गरिमा सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या कहता है सोनिया गांधी, ठीक है, ठीक है मैडम। इस तरह के शब्द यूज करता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए, जो हरीश रावत के लिए धोबी का कुत्ता बोलता हो ना बोलता हो। गरिमा जी फिर आप गड़े मुर्दे उठाएंगे ना तो पूरे डिबेट कब बढ़ जाएगी? सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन डिबेट खत्म नहीं होगी। आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं उम्मीद है कि आप उसी पर डिबेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। रविंद्र सिंह आनंद जी आज ही अपनी बात रखिए। अपने नेताओं को भी तो गरिमा का ठीक है गरिमा जी, एक मिनट सुन लीजिए। वसीम साहब आप भी सुन लीजिए। देखिए हमें चैनल द्वारा अपने अपने समय पर बोलने का टाइम दिया जाता है, कृपया दूसरे के समय पर इंटरप्ट ना करें। देखिए मेरा ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इन्वेस्टर समिट कराई गई थी जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। वसीम साहब भी मानेंगे, गरिमा जी भी मानेंगी, और बहुत उसका एक हवा बनाई गई कि करोड़ों रुपया खरबों रुपया उत्तराखंड में बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि एक भी इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं आया, और जो करोड़ों रुपया और दुनिया जहान की इन्होंने जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब सिविल कोड के नाम पे भी एक हवा बनाने का काम किया जा रहा हो और इस पर भी करोड़ों रुपया जो है भेंट चढ़ जाए और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी हो, लेकिन हासिल कुछ ना हो। क्योंकि इन्वेस्टर समिट में हम देख चुके हैं कि उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला। ये मैं विपक्षी होने के नाते नहीं, एक उत्तराखंडी होने के नाते रजनी जी कहना चाह रहा हूँ कि देखिए उत्तराखंड में घोषणाएं बहुत होती हैं, बीजेपी बहुत घोषणा करती है प्रदेश स्तर पर, लेकिन काम नहीं हो पाते हैं। इन्वेस्टर समिट से हमें बहुत उम्मीदें थी। ठीक है, आंसर ले लेते हैं रविंद्र जी क्योंकि 2 मिनट का वक्त है। 1 मिनट गरिमा जी अगर बोलकर बात पूरी करेंगे, 1 मिनट वसीम साहब जवाब दे दीजिए। देखिए पहली बात तो ये है कि जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे। उसमें से 40,000 करोड़ के एमओयू जो ग्राउंड पर हुए थे, बीच में कोविड काल आया, उस कारण से दिक्कतें पैदा हुई। लेकिन उसके बावजूद भी कई प्रकार के इन्वेस्टर्स ने अपने यहाँ पर काम किया है, चाहे उसमें आपका सोलर का हो, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, उसमें इन्वेस्टमेंट आए हैं और इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, ये सारे मुद्दे जो कह रहे हैं हमारे मित्र लोग, ये चुनाव से पहले भी कहते रहते थे, लेकिन जनता ने इसकी बात पर इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। ठीक है, इस बार विश्वास होता है कि नहीं? गरिमा जी अब 1 मिनट आपके, क्योंकि 1 ही मिनट बचा है सर, प्लीज थोड़ा सा साफ चलेंगे। आप उनका टाइम खत्म हो जाएगा सर, वाइंड अप करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ। गरिमा जी आपका ये जो वसीम साहब बहुत देर से सवाल करते हैं, अब मुझे उम्मीद है कि लास्ट में आप हाँ या ना में उत्तर दे ही दे देंगी संक्षिप्त में। क्या कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है या नहीं?
देखिए, जब कांग्रेस सरकार में आएगी, कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगी और कांग्रेस जो करके दिखाया है आज तक, मनरेगा, आधार, ये सब हमारा ही ब्रेन चाइल्ड है। आरटीआई ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है। देश को विकासशील देशों में खड़ा करना हमारा काम था, इनका बेचना काम हो गया। जितने संस्थान हमने खड़े किए ये बेच रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, समझती है? कांग्रेस अपने पत्ते तभी खोलेगी जब सत्ता में आएगी। इस वक्त एक्शन के मोड में धामी सरकार को होना चाहिए, लेकिन धामी सरकार चंपावत उपचुनाव में तो चलिए पत्ते तब खुलेंगे। तो इसी के साथ 31 मई को जब मतदान होगा उसके पत्ते 3 जून को खुलेंगे और उसके बाद पता चलेगा इसका फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब, गरिमा दसौनी जी और रविंद्र सिंह आनंद हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरा हो रहा है वादा, अब इसके लिए करना होगा इंतजार। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।